हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। मैं राम भवन चौरसिया आज आपको अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अवहट्ट भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सेकंड पार्ट पढ़ाने वाला हूं। इसके पहले भी मैं जो है अवहट्ट भाषा से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है प्रश्नोत्तरी है, जो टेट, सी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, ईटीसी अपर एग्ज़ाम क्लासों में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। और मैं अवहट्ट भाषा से संबंधित हमारा यह जो है 11वां वीडियो है। इसके पहले जो है अवहट्ट भाषा से संबंधित उसका परिक्षेत्र, उसका व्याकरणिक स्वरूप और अब जो है अवहट्ट भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पढ़ा रहा हूँ। यह जो है महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और आने वाला है, तो हमारा टोटल जो है 12 वीडियोज हो जाएंगे अवहट्ट भाषा से संबंधित। उसके बाद हम जो है आपको आधुनिक हिंदी इतिहास की तरफ ले चलेंगे। तो चूँकि अगर हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको जो है अपना यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम अपना यह अवहट्ट भाषा का 11वां वीडियो स्टार्ट करते हैं। चूँकि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि अवहट्ट भाषा संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो जो ये प्रश्न हैं ये उसी से संबंधित हैं, और कुछ एकाध प्रश्न जो है अपभ्रंश से संबंधित मिल जाएंगे और कुछ इधर उधर का भी मिल जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर भी प्रश्न करना ज़रूरी है, उससे आपके नॉलेज का जो है ज्ञान होता है कि आपका कितना नॉलेज है। तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि भाषाओं का प्राचीन क्रम में नवीन क्रम व्यवस्थित कीजिए। भाषाओं का प्राचीन क्रम में नवीन क्रम व्यवस्थित कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भाषाएं हैं उनका जो क्रम है विकास का, वो किस क्रम में आगे बढ़ी, उसी के विषय में यहाँ पर प्रश्न कर रहा है। तो भाषाओं का प्राचीन क्रम में नवीन क्रम व्यवस्थित, तो प्राचीनतम से नवीन क्रम जो है या विकास क्रम में जो है उसका जो परिवर्तन का प्रारूप है, रूप है, उसी को यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसको मैं आपको बता दूं, चूँकि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। फिर इसमें है अपभ्रंश, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अवहट्ट। फिर यहाँ लिखा है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। फिर यहाँ लिखा है प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट्ट। तो इसमें से जो कौन सा क्रम आपका सही है और कौन सबसे प्राचीन भाषा है और कौन सबसे नवीन भाषा है और बीच में कौन उसका क्रम है, यही आपसे प्रश्न पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था भाषाओं का विकास क्रम का, वो आप यहाँ देख सकते हैं, याद हो जाएगा कि मैंने बताया था प्रा, पा, प्रा, अप, औ और इसके पहले आप संस्कृत ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पहले क्या आया है, संस्कृत आया है। उसके बाद क्या आया है, पा से पाली आया है। उसके बाद क्या है, प्राकृत आया है। उसके बाद क्या आया है, अपभ्रंश भाषा आया है। उसके बाद अवहट्ट आया है। ठीक है, ये आपका सूत्र है भाषाओं का विकास क्रम का। तो यहाँ आप देखिए कि यहाँ पाली है, प्राकृत है, तो पाली के पहले क्या आना चाहिए, संस्कृत आना चाहिए, तो ये पहले ही गलत हो गया। फिर देखिए अपभ्रंश है, अपभ्रंश से पहले संस्कृत आना चाहिए, ये भी गलत है। फिर यहाँ देखिए संस्कृत आया है, तो इसको पहले संस्कृत हो गया। उसके बाद पाली है, उसके बाद प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, फिर अवहट्ट है। तो हमारा ये जो आंसर है ये सही है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पा, प्रा, अप, औ। पा से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट भाषा। ये हमारा भाषाओं का विकास क्रम है, भाषाओं का विकास क्रम है। ठीक है, नवीन से प्राचीन लिख सकते हैं, नवीन से प्राचीनतम। ठीक है, तो यहाँ आप देख ही सकते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। तो यहाँ क्लियर है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन होगा, आपका तीसरा होगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए लिखा है 84 वैष्णवों की वार्ता के लेखक हैं। ठीक है, तो 84 वैष्णवों की वार्ता जो है आदिकाल
कवियों की यहाँ चर्चा किया गया है। तो जब हम आदिकाल कवियों की बात करेंगे, आप उसको पढ़ाएंगे तो उसमें भी ये आएंगे। और अहट्ट भाषा और अभ्रंश भाषा जो है आदिकालीन साहित्य में ही आता है, तो इस नाते इसमें भी ये प्रश्न आ गया है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? नंददास, विट्ठलनाथ, नाभानाथ और गोकुलनाथ। तो इसमें जो है गोकुलनाथ जी हैं। क्लियर है? आगे है रामायण की भाषा क्या है। जो हमारी रामायण है, प्राचीन रामायण है, उसकी भाषा क्या है? तो यहाँ पर दिया है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये बहुत छोटी चीज़ है और लोग समझते हैं कि ये बहुत छोटी चीज़ है, रामायण की कौन नहीं जानता है भाषा कौन है, लेकिन आप फंस सकते हैं। जो रामायण की हम बात करते हैं वो जो है वो रामायण दूसरी है, उसको हम रामचरितमानस कहते हैं। रामचरितमानस यह जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है, तुलसीदास कृत है यह, जिसकी भाषा जो है अवधी है। ठीक है, इसका लैंग्वेज क्या है? अवधी भाषा में लिखा गया है। ये जो है रामचरितमानस है, जिसको हम लोग रामायण कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा है। अगर ये पूछता है रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो तुलसीदास जी हैं और इनकी भाषा अवधी है। ठीक है, लेकिन ये जो रामायण है ये संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके रचना जो कार जो हैं आदिकवि वाल्मीकि हैं। आदिकवि वाल्मीकि जी हैं, वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, तो अब यह इनका क्लियर हो गया कि रामायण के जो रचनाकार हैं वो तो आदिकवि वाल्मीकि जी हैं, लेकिन इनकी भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, तो हमारी ये संस्कृत है। क्योंकि सबसे पहले जो है आदिकाल में जो प्राचीन आर्य भाषा था, उस समय जो है संस्कृत ही सबसे पहले भाषा आई थी। उसी समय जो है संस्कृत में जो है रामायण की रचना जो है हमारे आदिकवि वाल्मीकि जी ने किया था। फिर आगे देखिए, लिखा है दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है। जैसे हमारी जो एक भाषा होती है उत्तरी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, तो उसमें कह रहा दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम है, मतलब दक्षिणी हिंदी का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ दिया हैदराबादी, खड़ी बोली, कौरवी और हिंदवी। तो यह बहुत जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये आप लोगों को याद रखना होगा कि दक्षिणी हिंदी को और कौन सी भाषा कहते हैं, तो इसका जो है उत्तर होगा हिंदवी। फिर देखिए लिखा है खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो खड़ी बोली जो हम लोग खड़ी भाषा में आज बोल रहे हैं, इस भाषा का विकास किस अपभ्रंश, प्राचीन जो है भाषा जो था अपभ्रंश, तो उसमें मैंने आपको बताया था अपभ्रंश भाषा में जो है कई भाषाएं हैं निकली हुई हैं प्राचीन आर्य भाषा में। तो उसमें जो है एक संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश। किस भाषा से हमारी खड़ी बोली निकली है? तो हमारी खड़ी बोली जो निकली हुई है यह अपभ्रंश भाषा से निकली हुई है। क्लियर हो गया? थोड़ा मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि जो है वीडियो लंबा न हो और हम ये चाहते हैं कि शॉर्ट वीडियो रहे। यहाँ देखिए फिर लिखा है मैथिली किस राज्य की भाषा है। जैसे वो मैथिली जो है किस राज्य की भाषा है, तो बिहार का लोग बिहारी कह देंगे, यह गलत है। तो मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर आप जो है बिहार जो है लिख सकते हैं कि जो मैथिली हमारी भाषा है वो किस राज्य की भाषा है? बिहार की है। क्लियर? फिर दिया है स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह यह का स्वरांत कब किस काल में होने लगा। मतलब स्त्रीलिंग शब्दों में जो है पहले जो है जब अपभ्रंश भाषा का काल था तो उस समय जो है स्त्रीलिंग शब्दों में के अंत में जो है उसके प्रत्यय में आ शब्द जुड़ा रहता था, तो उसके जगह पर यह जो है स्वरांत मतलब स्वर के अंत में किस काल में होने लगा। तो दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अहट्ट। तो अहट्ट भाषा के समय जो है स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह यह जो है प्रयोग होने लगा। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, जैसे यहाँ पर भिक्षा लिखा हुआ है, तो भिक्षा में क्या अंत में आ रहा है? आ। शिक्षा में क्या अंत में आ रहा है? आ। ठीक है, तो यह जो है भिक्षा से क्या हो गया? भीख। अब इसके अंत में यह आ रहा है। शिक्षा से क्या हो गया? सीख। ठीक है, इसके अंत में क्या आ रहा है? यह। तो ये जो आ है यह किस में बदल गया? यह में बदल गया। ठीक है, यह जो भिक्षा है, भिक्षा के अंत में स्वरांत माने स्वर के अंत में आ रहा है। जब आप संधि पढ़ेंगे तो उसमें मालूम होगा, जैसे विद्या धन आलय, तो विद्या में लास्ट में आ रहा है। तो इस प्रकार से ये भिक्षा में जो है क्या आ रहा है, तो यह क्या परिवर्तन हो गया? भीख में परिवर्तन हो गया, इसकी लास्ट में ए आने लगा। तो ये जो भिक्षा शब्द है यह अपभ्रंश भाषा में लिखा जाता था इस तरह, और जब अवहट्ट भाषा आपका आया तो इस तरह से हो गया। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह य का स्वरांत में किस काल में प्रयोग होने लगा।
तो आप लिखेंगे अवहट्ट भाषा में। क्लियर है। फिर दे रहा है ही विभक्ति में ही का प्रयोग किस भाषा काल में प्रारंभ हुआ। यहाँ देखिए ही है, इसके नीचे जो है बिंदु है, जो है अनुनासिक है, चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पर अनुनासिक चिन्ह नहीं है। अनुनासिक का मतलब जो नाक से हम बोलते हैं। तो ही विभक्ति में ही का प्रयोग किस भाषा काल में प्रारंभ हुआ, पाली में कि प्राकृत में कि अवहट्ट में कि अपभ्रंश में। तो यह भी जो है आपका अवहट्ट में हुआ। उदाहरण के लिए मैं आपको फिर दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है चलहें, क्या लिखा है चलहें। तो यहाँ देखिए चलहें लिखा हुआ है, यहाँ बिंदी है, अनुनासिक है, और अब क्या हो गया अवहट्ट में आकर के चलही, क्या हो गया चलैया, जो अनुनासिक स्वर हैं ये गायब हो गए। तो जो ये चलही है ये किस काल का है, अपभ्रंश काल का, और ये आपका किस काल का है, अवहट्ट काल का। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न है, व्याकरण का बात है, तो ये सब बहुत ही जो है गंभीर बात है, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। फिर दिया है आय और दो स्वर किस भाषा काल में जुड़ गए। तो आय और औ ये दोनों दीर्घ स्वर हैं, जैसे आय आय ओ औ। तो ये जो ये होता है ये आपका हर्ष स्वर होता है, और आय जो है दीर्घ स्वर होता है। उसी प्रकार ओ आपका हर्ष स्वर है और औ जो है दीर्घ स्वर है। तो आय और दो स्वर किस भाषा काल में जुड़ गए। तो दिया है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। तो आपको ये जो है अवहट्ट में ये दोनों जो है जुड़ गए। उदाहरण रूप में मैं आपको बता दूं कि जैसे आपका ये अपभ्रंश है और आपका ये क्या है अवहट्ट है। ठीक है, तो अवहट्ट में जो है स्वरों की संख्या कितनी थी, 8 थी। कितनी थी, स्वर 8 थे। कौन कौन स्वर थे, जैसे अ, आ, ई, उ और हर्ष ए और हर्ष ओ। ठीक है, कुल मिलाकर के 8। लेकिन जब जो है आपका अवहट्ट भाषा का समय आया तो इन स्वरों में 2 स्वर और बढ़ गए, ए और औ। ठीक है, ये प्लस जो है 8 थे ही, प्लस 2 हो गए। अब कितने हो गए अवहट्ट भाषा के समय, 10 स्वर हो गए। कितने हो गए, 10 स्वर। तो यही प्रश्न पूछ रहा है कि ए और औ ये 2 स्वर कब किस भाषा काल में जो है जुड़े। तो आपका आंसर होगा अवहट्ट काल में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, फिर लिखा है मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ। तो जो मैथिली भाषा है, उपबोली है, उसका विकास किस जो है अपभ्रंश से हुआ। तो इसका उत्तर दे रहा है कि मागधी में कि सुरसैनी में कि महाराष्ट्री में कि खास भाषा में। तो यह जो है इसका उत्तर होगा जो है मागधी अपभ्रंश से जो है मैथिली का विकास हुआ। क्लियर। फिर आगे प्रश्न देखिए, लिखा है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट में रचना की। तो आदिकाल में जो है, जो आदिकाल मतलब जो है जो आपका भ्रंश काल है और अवहट्ट काल है, ये आदिकाल में ही सन्निहित है, इसी में ये आते हैं। लेकिन अब चूंकि एक ही विषय में सब चीज़ पढ़ाया नहीं जा सकता, हर चीज़ का सब्जेक्ट अलग है, तो अलग अलग जो है हम लोग पढ़ाएंगे। लेकिन ये क्लियर है कि वीरगाथा काल जो है आपका भ्रंश अवहट्ट काल का ही समय है। तो वो उसमें जो वीरगाथा काल है, आदिकाल है, तो उसमें जो है जो कवि हैं, लेखक हैं, वो वही जो है अपभ्रंश और अवहट्ट में भी आते हैं। तो आदिकाल में पूछ रहा है किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की। तो दिया है अब्दुल रहमान, कुतुबन, मंझन और अमीर खुसरो। तो इसमें जो है अब्दुल रहमान जी जो है अपनी रचना जो है अवहट्ट भाषा में किए थे। ठीक है, क्लियर हो गया। अब्दुल रहमान जो है अवहट्ट भाषा के प्रमुख कवि हैं। अब्दुल रहमान और विद्यापति जो है अवहट्ट भाषा के जो है प्रमुख रचनाकार रहे हैं। तो यहाँ प्रश्न है आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट में रचना की। अब्दुल रहमान है। अगर यहाँ पर इसमें विद्यापति होते तो विद्यापति को भी लिखा जाता। ठीक है, क्लियर है। फिर आगे देखिए, लिखा है निम्नलिखित कवियों का सही क्रम लिखें। तो जो ये 4 प्रमुख कवि हैं सरहपा, सोम प्रभु सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद। तो इनका पूछ रहा है कि इनका क्रम क्या है, इनका जो जीवन काल है उसको क्रमबद्ध करिए। मतलब जो सबसे पहले कौन आए, उसके बाद सबसे बाद में कौन आए और बीच में कौन आए, इसी को ये क्रमबद्ध करने के लिए कह रहा है। तो इसमें कौन कौन प्रमुख कवि हैं, ये सब अवहट्ट भाषा काल के कवि हैं। तो इसमें लिख रहा है सरहपा, सोम प्रभु सूरी, गोरखनाथ और हेमचंद। तो यहाँ फिर दे रहा है गोरखनाथ, सोम प्रभु सूरी, सरहपा, हेमचंद। फिर दे रहा है सरहपा, गोरखनाथ, हेमचंद, सोम प्रभु सूरी। फिर दिया है सोम प्रभु सूरी, गोरखनाथ, सरहपा, हेमचंद। तो इसमें सबसे पहले जो आए थे
वो अवहट्ट भाषा में सराहपा थे। ठीक है, उसके बाद उन जो है गोरखनाथ जी हैं, उसके बाद हेमचंद्र जी हैं, उसके बाद सोम प्रभु सूरी हैं। नोट में आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि सराहपा का जो जीवन काल था 769 ईस्वी था। कितना था? 769 ईस्वी। जबकि गोरखनाथ जी जो जीवन काल था वो 11वीं सदी था। ठीक है, हेमचंद्र जो थे, आचार्य हेमचंद्र, ये जैन कवि थे। इनका जो है 1145 ईस्वी से 1229 ईस्वी तक। उसके बाद सोम प्रभु सूरी का जो है 1190 ईस्वी था इनका जीवन काल। तो इस हिसाब से अगर क्रम देखा जाए तो तीसरा सही है। पहले से सराहपा, फिर गोरखनाथ, फिर हेमचंद, फिर सोम प्रभु सूरी। क्लियर? फिर आगे देखिए लिखा है, निम्नलिखित में कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? इसमें दिया है अवधी, बघेली, मालवी और छत्तीसगढ़ी। तो अवधी पूछ रहा है कौन, इसमें से कौन सी बोली जो है पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो पहले आपको ये क्रिया करना पड़ेगा कि पूर्वी हिंदी बोली के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था पूर्वी हिंदी का, उसको आपको याद रखना चाहिए। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था कि जैसे जो ही आप पूर्वी हिंदी लिखेंगे तो ये पूर्वी में जो है कितने शब्द हैं, कितने वर्ड हैं? 3। तो 3 का मतलब 3 ट्रिक वाला, 3 अक्षर वाला ट्रिक वाला जो मैंने आपको बताया था, तो ये होगा आपका अ, व, छी। ये पूर्वी हिंदी का जो है ट्रिक है। इसमें कौन कौन बोलियां आती हैं? तो ये से हो जाएगा आपका अवधी, और ब से आपका हो जाएगा बघेली, और छी से आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, 1, 2, 3। तो इसमें आप देख सकते हैं कौन कौन सी बोली है। अवधी इसमें है, बघेली इसमें है, और छत्तीसगढ़ी भी इसमें है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? तो मालवी इसमें नहीं है। तो इसका मतलब इसका उत्तर कौन सही होगा? मालवी। कौन सही होगा? मालवी सही होगा। और ये बाकी अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी गलत हो जाएंगी। ठीक है, अभी क्लियर हो गया। फिर आगे कह रहा है इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है? अब पूर्वी हिंदी को तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे पूछ रहा है कि इसमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है। तो पश्चिमी हिंदी का भी ट्रिक मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं। तो जो ही आप यहाँ पश्चिमी लिखेंगे, पश्चिमी हिंदी, ठीक है, तो मैंने आपको उदाहरण बताया था, एक सूत्र बताया था कि पश्चिमी में जो है 4-5 वर्ड आते हैं। तो 4-5 वर्ड वाला जो ट्रिक मैंने बताया था वह है, उसका उत्तर है बम्बू कहाँ खड़ा। ये आपका सूत्र है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का। तो वैसे आपका हो जाएगा ब्रजभाषा, बू से हो जाएगा आपका बुंदेली, कैसे हो जाएगा कन्नौजी, हाँ से हो जाएगा हरियाणवी, और खड़ा से हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की है। तो अवधी तो है नहीं, अवछी मैंने बताया था, अवछी में अवधी हो गया, वैसे बघेली हो गया, 6 से छत्तीसगढ़ी हो गए। तीनों तो अवधी भाषा के पूर्वी बोली के जो है भाषा हैं। इसमें जो ब्रज भाषा है वही जो है इसमें पश्चिमी हिंदी की भाषा है, क्योंकि बम्बू कहाँ खड़ा, तो बम्बू में ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, खड़ी बोली। तो इसमें जो है आपका ब्रज भाषा जो आ रहा है यही पश्चिमी हिंदी की लैंग्वेज है। क्लियर हो गया? आप जो है ये हमारा जो है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और अवहट्ट भाषा के प्रमुख रचनाकार और अपभ्रंश भाषा के प्रमुख रचनाकार, इन सब का मैं बहुत ही सरल और देहाती भाषा में ट्रिक बनाया हूँ। आपको अगर याद करना हो, देखना हो, इस तरह से मैं तो बहुत ही शॉर्टकट यहाँ बता रहा हूँ ना, वहाँ बहुत जो है बृहद स्तर से और बहुत ही आसान तरीके से मैं वहाँ बताया हूँ। अगर आपको देखना होगा तो आप हमारे अवहट्ट भाषा में जो है और अपभ्रंश भाषा में पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियाँ, अपभ्रंश भाषा की प्रमुख बोलियों का ट्रिक और अपभ्रंश भाषा के जो प्रमुख रचनाकार हैं उन सब का जो है मैं बहुत ही सुंदर और देहाती भाषा में शानदार और शॉर्ट ट्रिक बताया हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। फिर लिख रहा है इसमें कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी का है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ब्रज भाषा है ये जो है आपका पश्चिमी हिंदी का है। बाकी अवधी, बघेली और जो है छत्तीसगढ़ी ये किसकी है? पूर्वी हिंदी की बोली है। यहाँ फिर लिखा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है अवहट्ट भाषा का एक प्रमुख रचना है। यह किसकी रचना है? ये आपका दामोदर पंडित जी का है। किसका है? दामोदर
पंडित जी का है। ठीक है, अब हमको कैसे याद है कि मैंने बिना देखे रोड कवि दामोदर पंडित ज्योतिरीश्वर और जैन दत्त सूरी तो नीचे लिखा है, लेकिन हमको याद कैसे हो गया कि मैंने पहले ही बता दिया कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है किसकी रचना है, दामोदर पंडित जी का। तो मैंने इसका ट्रिक बताया है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है, व्यक्ति जो है वो क्या है, विशेष व्यक्ति कोई अगर अपने देश में है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और वह व्यक्ति विशेष प्रकरण की बात है, और व्यक्ति विशेष माने VIP व्यक्ति हैं, तो इस नाते जो है उनकी हम यहाँ ज़्यादा जो है चर्चा नहीं कर सकते। तो उनमें देखिए हमारे मोदी जी जो हैं प्रधानमंत्री, सम्मानीय जो ओजस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनका एक नाम दामोदर भी आता है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो उनके नाम में एक दामोदर शब्द आता है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण मतलब उक्ति व्यक्ति माने वह व्यक्ति जो उसका मतलब विशेष प्रकरण है और उनको हम चर्चा नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम क्लियर कर लेंगे कि उक्ति व्यक्ति जो प्रकरण है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सन्निकट है, तो उनके एक नाम में दामोदर भी आता है। तो इस नाते जो है उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो रचना है वो दामोदर पंडित जी की ही होगी। क्लियर? तो ये किसका होगा? दामोदर पंडित जी का होगा। ठीक है, फिर दिया है यहाँ पर चंपू काव्य रचना है। चंपू काव्य रचना है तो कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का, कि जय मयंक जस चंद्रिका कृत मधुकर कवि, कि चंदन वाला रास कृत आसगु कवि का, और पाहुण दोहा कृत मुनिराम सिंह का। तो ये जो चंपू काव्य है ये किसका है? कुमारपाल प्रतिरोध का सोम प्रभु सूरी द्वारा रचित यह रचना है। यह जो है चंपू काव्य है। अब चूंकि आपको ये बताना आवश्यक है कि चंपू काव्य क्या होता है, क्योंकि चंपू काव्य जो है एक बार हम लोग जो है टेट का परीक्षा देने गए थे, सुपर टेट का, तो उसमें पूछ दिया था कि चंपू काव्य क्या होता है। तो चूँकि हम लोग पहली बार चंपू काव्य के विषय में सुने थे तो समझ नहीं पाए थे, तो इस नाते मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग भी अगर यह शब्द पहली बार आता हो तो आप भी जो है ऐसा न समझ पाओ कि चंपू काव्य होता क्या है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, उसको आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए लिखा चंपू काव्य। जैसे हम यह नहीं चाहते हैं कि आप लोग भी जो है अधूरा ज्ञान पावें, इस नाते कि जो है चंपू काव्य क्या होता है उसका पूर्ण ज्ञान आप लोग के पास रहे, अधूरा ज्ञान न रहे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि चंपू काव्य, चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है। चंपू जो है श्रव्य मतलब सुनने वाले काव्य का एक भेद है, अर्थात गद्य पद्य की मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। तो मेन चीज़ यहाँ पर है गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। जैसे कोई काव्य अगर लिखा गया है तो उसमें गद्य मतलब होता है कहानी नुमा भी रहे, और पद्य का मतलब उसमें जो है कविता भी रहे। तो ऐसा काव्य ग्रंथ जिसमें जो है कविता भी हो और जो है कहानी की तरह भी हो, उसमें जो है जो कहानी टाइप होता है उसको गद्य कहते हैं। तो गद्य और पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, इसमें लिखा है चंपू श्रव्य काव्य का एक भेद है, अर्थात गद्य पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। संस्कृत में एक उदाहरण दिया है, गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य अभिधीयते। गद्य पद्यमयम काव्यम माने गद्य पद्य से परिपूर्ण जो है काव्य जो होता है वही चंपूरित्य अभिधीयते, माने उसे चंपू काव्य कहते हैं साहित्य दर्पण में। तो आगे भी देखिए, थोड़ा सा एक शॉर्ट ट्रिक में मैं बता दे रहा हूँ, इसके विषय में थोड़ा सा जानकारी और हो जाए। गद्य पद्यमय शैली का प्रयोग वैदिक साहित्य, बौद्ध जातक माला आदि अति प्राचीन साहित्यों भी मिलता है। मतलब जो गद्य पद्यमय शैली मतलब जिस काव्य में गद्य और पद्य दोनों शैली का प्रयोग हुआ हो, ऐसा साहित्य जो इसको हम चंपू काव्य कहते हैं, वह वैदिक साहित्य और बौद्ध जातक माला आदि अति प्राचीन साहित्यों में मिलता है। चंपू काव्य परंपरा का प्रारंभ हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। चंपू नामक के प्रकृत काव्य की रचना 10वीं सदी से पहले नहीं हुई थी। मतलब जो चंपू काव्य है उसकी जो शैली का प्रारंभ जो है 10वीं सदी के पहले नहीं हुई थी। त्रिविक्रम भट्ट द्वारा रचित नल चंपू जो 10वीं सदी की प्रसिद्ध रचना है, जो ये त्रिविक्रम भट्ट जी जो हैं इनके द्वारा जो रचित रचना है नल चंपू, यह जो है चंपू काव्य है जो 10वीं सदी की प्रसिद्ध रचना है। इसके अतिरिक्त सोमदेव सूरी यश तिलकः भोजराजकृत चंपू रामायण, कर्णपुरीकृत आनंद वृंदावन और जीव गोविंदकृत गोपाल चंपू
नीलकंठ दीक्षित कृत नीलकंठ चंपू अनंत कवि कृत चंपू भारत की 10वीं से 17वीं सदी तक के उदाहरण हैं। ये मैंने जो बताया है ये चंपू काव्य के प्रसिद्ध रचना हैं। ठीक है, अब आप क्लियर होंगे कि चंपू काव्य क्या है। तो याद हो जाना चाहिए कि गद्य पद्यमय शैली में लिखित जो रचना होती है उसे चंपू काव्य कहते हैं। आगे जो है यहाँ देखिए लिखा है, विद्यापति की कौन सी रचना मैथिली भाषा में हुई है। चूँकि आप जानते ही हैं कि विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल कहा जाता है, इनकी जो एक नाम उपाधि दिया गया है मैथिल कोकिल विद्यापति जी को। तो ये विद्यापति जी का जो मैथिल भाषा में रचना है, फिर कौन सी रचना है, तो वह जो है इसमें दिया है विद्यापति पदावली, कृतिलता, कृतिकाल। ये सभी रचनाएं जो है विद्यापति की ही हैं, लेकिन इसमें कौन सी रचना है जो मैथिली भाषा में विद्यापति ने लिखा है। क्योंकि विद्यापति जो है अवहट्ट भाषा के प्रमुख कवि रहे हैं, तो इसमें बहुत ही विशेष ध्यातव्य और ध्यान देने वाली बात है कि इनकी जो विद्यापति पदावली जो रचना है यह इनकी मैथिली भाषा में लिखी हुई प्रमुख रचना है। क्लियर। अब आगे देखिए 18वां प्रश्न, शब्दों में अकारांत की प्रवृत्ति पुनः किस भाषा काल में बढ़ने लगी। शब्दों में जो हम लोग शब्द बोलते हैं उस शब्दों में अकारांत, उकारांत, आकारांत, इकारांत जो होते हैं शब्द संस्कृत में, उसी तरह कह रहा है कि शब्दों में अकारांत की प्रवृत्ति पुनः किस भाषा काल में बढ़ने लगी। समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ अकारांत उकारांत कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखा है कलम, तो एक कलम में जो लास्ट में आ रहा है ये आ रहा है, तो इन शब्दों को हम क्या कहें, कलम या कमल, ठीक है, या शहद, ये शब्द क्या हैं, ये सब अकारांत शब्द। इनके लास्ट में ये आ रहा है, ये सारे शब्द जो है कौन शब्द हैं, अकारांत शब्द हैं। ठीक है, उसी प्रकार आप जैसे रामा, राधा, ये सब में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, तो ये कौन से शब्द हैं, अकारांत शब्द। इसी प्रकार मान लीजिए नदी है, नदी में देखिए बड़ी ई है, तो इसको जो है बड़ी इकारांत शब्द कहते हैं। तो इसी प्रकार कह रहा है कि जो है शब्दों में अकारांत की प्रवृत्ति पुनः किस भाषा काल में बढ़ने लगी, अभ्रंश में कि अवहट्ट में कि पाली में कि प्राकृत में। तो इसका आंसर होगा जो है अवहट्ट। उदाहरण के रूप में मैं दिखा दे रहा हूँ कि जैसे आपका है पहले जो है मन लिखा जाता था, फिर मनु हो गया, फिर मन हो गया। ठीक है, तो ये जो मन है ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा जाता था मन, और ये मन जो है आपका भ्रंश भाषा में लिखा जा रहा था। इसमें जो है उकार जो है प्रश्न भी आता है कि जो अपभ्रंश भाषा है वो किस स्वर की भाषा है, तो वहाँ आप लिखेंगे उकार। क्या लिखेंगे, उकार की भाषा। देखिए मनु में उ लगा है, तो यह जो है उकार भाषा थी। जो भ्रंश भाषा थी वो कौन भाषा थी, उकार भाषा थी। फिर देखिए जो मन है यह जो है फिर मन हो गया। ये जो मन है, मन से जो है संस्कृत में मन था, फिर अपभ्रंश में जा क्या हो गया, मनु हो गया। फिर आपका जो है जब अवहट्ट भाषा का काल आया तो इसमें फिर क्या हो गया, मन हो गया। क्या हो गया, मन। जो संस्कृत के शब्द थे तत्सम शब्द, वही जो है अभ्रंश में जो है आकर अवहट्ट में आकर के फिर वही हो गए। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो अवहट्ट भाषा था उसमें जो है पुनः तत्समीकरण होने लगा, मतलब वह शुद्ध शब्द में फिर लिखा जाने लगा, शुद्ध संस्कृत शब्दों में लिखा जाने लगा। और शुद्ध संस्कृत लिखने से ही जो है हमारी प्राचीन और प्रारंभिक हिंदी का प्रारंभ यहीं से अवहट्ट भाषा से माना जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे कि शब्दों के आकारांत की प्रवृत्ति पुनः किस भाषा काल में बढ़ने लगी। तो देखिए आप जो है मन में जो है लास्ट में क्या आ रहा है, यह आ रहा है, और यहाँ भी यह है। तो आकारांत शब्दों में पुनः जो है आकारांत की प्रवृत्ति कब होने लगी, अवहट्ट भाषा में। इसके पहले जो है अभ्रंश भाषा में उकार था, मतलब जैसे मनु, जनु, तनु, धनु इस तरह से लिखा जाता था। क्लियर हो गया। आगे दिया है नपुंसक लिंग का लोप किस भाषा काल में आरंभ हुआ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि संस्कृत में आप जाएंगे तो वहाँ आपको 3 लिंग मिलेंगे, जो है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन जो संस्कृत का जो आ रहा था लिंग का जो है रूप, जो 3 रूपों में आ रहा था, तो वह जो है आकर के कहाँ ख़त्म हो रहा है, आपका अभ्रंश भाषा के काल में जो है यह जो है एक लिंग जो है ख़त्म हो गया। कौन सा लिंग, नपुंसक लिंग। तो अभ्रंश में भी नपुंसक लिंग नहीं था और अवहट्ट में भी नहीं था। लेकिन ये पूछ रहा है कि नपुंसक लिंग का लोप किस भाषा काल से आरंभ हुआ। तो आरंभ जो हुआ है तो अभ्रंश से ही हुआ है।
वही प्रक्रिया अवहट्ट में भी चलती आ रही है, वही हिंदी में हमारा जो है दो ही जो है लिंग है, एक पुरुष लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ थोड़ा शॉर्टकट में कि जैसे यहाँ पर देखिए आपने संस्कृत है, संस्कृत में कितने लिंग थे? 3 लिंग थे। कौन कौन थे? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उसके बाद नपुंसक लिंग। ठीक है, लेकिन जब आपका अभ्रंश काल आया तो इसमें जो है ये जो नपुंसक लिंग है ये ख़त्म हो गया। अब कितने बचे? 2 लिंग। कितने लिंग बचे? 2 लिंग। कौन कौन? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यह भ्रंश में भी यही हुआ। फिर उसके बाद कौन भाषा आया? अवहट्ट आया, इसमें भी यही चीज़ चलता रहा। फिर उसके बाद आपका आया प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी जिसको हम कह सकते हैं, माने हिंदी का प्रारंभिक स्वरूप, इसमें भी आपका 2 ही लिंग है। तो वचन और लिंग जो है हमारा जो है ये अभ्रंश काल से जो है ये 2 हो गए। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो नपुंसक लिंग का लोप किस भाषा काल से आरंभ हुआ? तो अभ्रंश से, जो अवहट्ट होते हुए प्राचीन हिंदी और आधुनिक हिंदी तक चली आ रही है। 20वां प्रश्न है 2 लिंग 2 वचन का प्रयोग कब से जारी हुआ? वही बात है जो मैंने आपको पहले बताया हूँ कि 2 लिंग, जैसे आपका 2 लिंग कौन है? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। 2 वचन कौन है? एक वचन एक बहुवचन। ये आपका जो है अभ्रंश काल से ही चला आ रहा है। 2 वचन में जो संस्कृत शब्द हैं उसमें 3 वचन होते थे, एक वचन, एक द्विवचन और एक जो है बहुवचन। तो जो 2 वचन है वो ख़त्म हो गए, अब जो है एक वचन और बहुवचन हो गए। तो 2 लिंग और 2 वचन का प्रयोग कब से जारी हुआ? मैंने आपको बताया है कि संस्कृत बाद अभ्रंश काल से जो है ये जो है शुरुआत हो गया कि एक लिंग जो है ख़त्म हो गया नपुंसक लिंग, और एक वचन जो 2 वचन है वो ख़त्म हो करके एक वचन और बहुवचन हो रह गया। यह किस काल से? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यह सभी लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इसको आप लोग अगर किसी से पूछिएगा तो बता भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपका जो है ये अभ्रंश काल से जो है ये जो है 2 लिंग और 2 वचन का शुभारंभ हुआ। फिर यहाँ देखिए बहुवचन के बहुत से शब्द एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने लगे। वही बात है कि बहुवचन के ऐसे बहुत से शब्द थे जो है एक वचन के रूप में प्रयोग होने लगे। यह किस भाषा काल से शुरू हुआ? ये भी आपका अभ्रंश से ही हुआ। किससे शुरू हुआ? अभ्रंश से हुआ। क्लियर? आगे दिया है ढ और ढ 2 व्यंजन वर्ण जिसको हम द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं की वृद्धि किस भाषा काल में हुई? तो ढ और ढ की जो 2 व्यंजन वर्ण हैं जिनको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं, इनकी वृद्धि जो है किस भाषा काल में हुई? पाली, प्राकृत, अभ्रंश और अवहट्ट। तो ये अवहट्ट में हुई। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अवहट्ट जो हमारी भाषा है वो बहुत ही जो है गुड़ी भाषा है, और इसी के पेट से जो है हमारी हिंदी का प्रारंभ हो रहा है। तो आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार जो है अभ्रंश भाषा के समय 8 स्वर थे, मैंने इसको पहले ही बताया है, फिर बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर अवहट्ट भाषा में जो है ये स्वर जो है कितने थे? 8 थे। उसी प्रकार अवहट्ट के समय जो है 2 स्वर और ऐड हुए, ए और औ, तो हो गया कितना अब? 10। तो ये तो बात हुई स्वरों की, लेकिन यहाँ व्यंजन जो वर्ड होते हैं हमारे व्यंजन वर्ड, इनमें भी 2 जो है वर्ड की वृद्धि हुई व्यंजन वर्डों को। कौन कौन 2 व्यंजन? एक होता है ढ़ और एक होता है ढ़। जैसे पढ़ाई में हम ये ढ़ कहाँ प्रयोग होता है? इसे पढ़ाई, पढ़ाई। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं, और ये जोड़ा ढ़ है सड़क। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं जो 2 वर्ड हैं बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं, इनका जो है 2 वर्ड जो व्यंजन वर्ड हम कहते हैं, इन दोनों व्यंजन वर्डों को हम जो है व्याकरण के भाषा में द्विगुण व्यंजन कहते हैं, द्विगुण व्यंजन। तो इनका भी प्रारंभ जो है मतलब 2 स्वर ए और 2 जो है व्यंजन वर्ड ढ़ और ढ़, ये जो है आपका अवहट्ट भाषा के समय जो है इसका सूत्रपात हुआ। क्लियर? तो ये कह रहा ढ़ और ढ़ 2 व्यंजन वर्ड की वृद्धि किस भाषा काल में हुई? पाली, प्राकृत, अभ्रंश और अवहट्ट किस में हुई? अवहट्ट में हुई। ठीक है, फिर दे रहा है परसर्गों और विभक्तियों का प्रयोग एक ही वाक्य में कब प्रचलन में आया? परसर्ग मैंने आपको बताया ही था, विभक्ति भी बताया था। उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ। परसर्ग का मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ड के अंत में कोई वर्ड जुड़ जाए
तो या कोई मात्रा जुड़ जाए तो उसको प्रसर्ग कहते हैं। जैसे मान लीजिए बचपन है, तो बचपन एक वर्ड है, शब्द है, इसमें अगर आ का मात्रा जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, बचपना। तो जो ये आ का मात्रा जुटा हुआ है, आ का मात्रा, यही आपका जो है प्रसर्ग है। ठीक है। विभक्ति क्या है, जैसे मान लीजिए है राम का, तो ये जो का शब्द है ये आपका विभक्ति है। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं ना संबंध कारक में का की के, तो ये जो क्या है, ये संबंध जो है विभक्ति है। और बचपन है या सुंदर यहाँ है, सुंदर मान लीजिए कोई शब्द है और सुंदर में अगर ता जोड़ दिया जाए, सुंदर तो है ये है, इसमें ता जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, प्रसर्ग हो गया। ये ता क्या है, प्रसर्ग है। ठीक है। तो इस तरह से एक ही वाक्य में प्रसर्ग और विभक्तियों का प्रयोग का जो प्रचलन था वो कब शुरू हुआ, अपभ्रंश, अवहट्ट, पाली की प्राकृत, तो ये भी जो है आपका अवहट्ट में हुआ है। आगे देखिए प्रश्न है, अवहट्ट भाषा का विकास क्रम लिखिए। तो जो अवहट्ट भाषा का जो विकास हुआ है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि भाषाओं का विकास किस प्रकार हुआ था, तो मैंने बताया ही है कि संस्कृत के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट हुआ है। लेकिन यहाँ पर अवहट्ट भाषा का दिया है कि इस प्रकार इसका विकास किस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि तद्भव देशज विदेशज तत्सम, देशज तद्भव विदेशज तत्सम, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, विदेशज देशज तद्भव तत्सम। तो ये जो है हमारा ये वाला है, क्योंकि जो कोई भी भाषा प्रारंभ होती है तो पहले बिगड़े रूप में होती है, बाद में उसका लास्ट में क्या होता है, उसका शुद्धिकरण होता है, शोधन होता है, तो अच्छा जो है रूप में आती है। तो इसमें लास्ट में शुरू में देखिए तो यहाँ तद्भव लिखा हुआ है और इसमें क्या लिखा है, तत्सम। ये क्लियर हो गया। पहले कोई भी भाषा होती है तो बिगड़ी रूप में होती है, धीरे धीरे उसमें शोधन होता है, उसमें रिसर्च होता है, उसमें कुछ सुधार होता है, तो लास्ट में वो भाषा कैसी हो जाती है, शुद्ध रूप में आती है, मतलब तत्सम रूप में आती है। तो इसका दोनों क्लियर हो गया कि तद्भव जो है उसका बिगड़ा रूप है और तत्सम जो है उसका सुंदर और शुद्ध संस्कृत शब्द है। उसके बाद देखिए देशज भाषा आया है। देशज जो हमारी पाली भाषा थी वो हमारी देशज भाषा थी। उसके बाद देशज भाषा के बाद जो विदेशियों का आक्रमण हमारे देश में हुआ, तो कुछ विदेशी शब्द जैसे तुर्की, फारसी भी हमारे देश में आए। तो ये इसके बाद देशज के बाद कौन भाषा है, विदेशज है। तो इसका आंसर क्या होगा, तद्भव देशज विदेशज तब तत्सम। इसका जो है सूत्र वाक्य है तद दे विद तत्। इसको याद करिएगा, तद दे विद तत्, मतलब तद माने तद्भव, दे से देशज, विद से विदेशज, विदे, तत् माने तत्सम। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए अपभ्रंश और अवहट्ट कैसी भाषा है, वियोगात्मक, संयोगात्मक, सरलात्मक और विश्लेषणात्मक। तो अपभ्रंश और हमारी जो अवहट्ट भाषा है, यहाँ तक कि हिंदी भी हमारी जो भाषा है वो कौन सी भाषा है, वियोगात्मक भाषा। कौन सी भाषा है, वियोगात्मक। ठीक है। फिर 26वां प्रश्न है, अवहट्ट भाषा का सबसे बड़ा योगदान, जो अवहट्ट हमारी भाषा उसमें जो सबसे बड़ा योगदान है वो क्या है, विभक्ति विकास, प्रसर्ग विकास, क्रिया विकास और विशेषण विकास। तो सबसे बड़ा जो अवहट्ट भाषा था उसमें हमारे प्रसर्गों का विकास हुआ। प्रसर्ग न रहे तो कोई भी शब्द हमको सुंदर नहीं दिखता। मैंने जैसे आपको बताया सुंदर है, उसमें ता जुड़ गया तो सुंदर हो गया। बचपन है, बचपन में आ का मात्रा जुट गया तो क्या हो गया, बचपना हो गया। ये सब क्या है, प्रसर्ग है। तो देखिए सुंदर से सुंदरता, बचपन से बचपना, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये जो अच्छा लग रहा है ये किस, इसे प्रसर्ग कहते हैं। तो ये किस भाषा काल में जो है प्रसर्गों का विकास हुआ, अवहट्ट भाषा में। तो अवहट्ट भाषा का जो सबसे बड़ा योगदान है उसमें क्या है, प्रसर्गों का विकास है। 27वां प्रश्न है, परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी किसने कहा। परवर्ती अपभ्रंश मतलब होता है कि परवर्ती मैंने बाद की, जो अपभ्रंश के बाद की जो भाषा थी जिसे हम अवहट्ट कहते हैं, को हिंदी किसने कहा। राहुल संस्कृत्यान, रामचंद्र शुक्ल, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो है राहुल संस्कृत्यान जी ने जो है परवर्ती अपभ्रंश में अवहट्ट भाषा को हिंदी कहा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो अवहट्ट भाषा है वहीं से हमारी हिंदी जो है प्रारंभ होती है। अवहट्ट भाषा के ही पेट से जो है हिंदी का जन्म होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं राहुल संस्कृत्यान के शब्दों में कि परवर्ती अपभ्रंश को हिंदी किसने कहा, तो राहुल संस्कृत्यान ने कहा। इस प्रकार अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग अपने सभी दोस्तों, सभी फ्रेंड्स को जो है शेयर करिएगा। और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अधिक से अधिक यह वीडियो अपने मित्रों, अपने हित मित नात बात रिश्तेदारों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।